यस, गुड इवनिंग एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं आपका मई 2023 का जो क्वेश्चन पेपर था उसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम आज की वीडियो में देखेंगे एफएम का सॉल्यूशन। सिमिलरली कल की वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आपको कॉस्टिंग का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूं। ठीक, तो आज एफएम का सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं एंड कल कॉस्टिंग का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, एफएम का क्वेश्चन देखते वक्त मैंने जो चीज नोटिस करी, नंबर 1, क्वेश्चन लेंदी था। टफ तो बहुत नहीं बोलूंगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो थे वो ऑलरेडी कंसेप्चुअल जो आप पढ़ के गए होंगे उसके बिहाफ पे ही पूछे थे, लेकिन अननेसेसरी का बहुत जगह क्वेश्चन लेंदी था। जहां पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन फ्रेम किया है इंस्टीट्यूट ने, वो 10 मार्क्स के लगभग क्वेश्चन होना चाहिए था। कंपेरेटिवली देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत टाइम टेकिंग था, जो कि छोटा हो सकता था थोड़ा बहुत। क्वेश्चन नंबर 1 को ऐसे ही बनाना चाहिए इंस्टीट्यूट को, जब आगे आने वाले भी क्वेश्चन ठीक वेटेज रखते हैं, मतलब जितना क्वेश्चन का वेट है वैसे ही टाइम कंज्यूमिंग है, तो ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट को क्वेश्चन नंबर 1 में थोड़ा बहुत सिंपल क्वेश्चन भी रखना चाहिए जो टाइम टेकिंग कम हो। दूसरा, एक क्वेश्चन है जो गलत है। लिवरेज का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, वहां पे देखेंगे क्या मिस्टेक है और कैसे इंस्टीट्यूट उसको सही कर सकता था। मेरे होप अनुसार अगर क्वेश्चन मिस्टेक है और इंस्टीट्यूट का जो रूल है कि मिस्टेक है क्वेश्चन और आपने अटेंड किया हो, तो उस क्वेश्चन के लिए आपको फुल मार्क्स मिलता है, तो सारे बच्चों को फुल मार्क्स मिलना चाहिए। थर्ड, एक क्वेश्चन में कंसेप्चुअल मिस्टेक है। ठीक है, कहने को तो एक नहीं, हाँ एक ही क्वेश्चन, चलो दूसरा क्वेश्चन तो खैर अजम्पशन बेस्ड है, जो भी इंस्टीट्यूट बोल दे वैसे ही हमें सॉल्यूशन देनी पड़ेगी। एक क्वेश्चन है जहाँ पे कंसेप्चुअल मिस्टेक है, अभी मैं बताऊंगा क्या कंसेप्चुअल मिस्टेक है। वैसे तो वो क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो किया जा सकता है इजिली, और बच्चों को पता भी नहीं चला होगा कि कंसेप्चुअल मिस्टेक क्या है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो इस क्वेश्चन के लिए कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, आप करोगे तभी मिलेगा। ठीक, प्रैक्टिकली ये क्वेश्चन बन सकता है, कंसेप्चुअली छोटा सा इसमें फ्रेमिंग मिस्टेक आप बोल सकते हैं। ठीक, ओवरऑल क्वेश्चन क्या था, लेंदी था। ठीक है, चलो आप लोगों को क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना। ये वीडियो मैं बहुत पहले डालने वाला था, पर बहुत सारे बच्चों ने, जो हमने पोस्ट डाला था उसमें बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर अभी हमें किसी भी पेपर का सॉल्यूशन नहीं चाहिए, तो इस वजह से मैंने इस वीडियो को डिले किया। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 1 का है, ईपीएस दिया हुआ है 10 रुपीज। ठीक है, पी रेशियो दिया है 12.5, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 12, एंड मार्केट प्राइस एज पर वॉल्टर मॉडल दिया है 130। पूछा क्या है, डिविडेंड पे आउट निकालिए। मार्केट प्राइस एज पर ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट क्या होना चाहिए उसके अनुसार। पी रेशियो बोलिए जब डिविडेंड डिसीजन या डिविडेंड पॉलिसी विल नॉट इफेक्ट ऑन अ शेयर प्राइस, यानी कि जब आरओआई और के या आरई जो भी बोलते हैं ये बराबर हो तब क्या आएगा पी रेशियो, वो बताना है। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर एट दिस पी रेशियो, यानी कि ये जो पी रेशियो निकला है थर्ड में उसको लेके मार्केट प्राइस निकालिए। चौथे में पूछा है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर यूजिंग डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। ठीक, ऊपर वॉल्टर का बात कर रहा था, नीचे डिविडेंड ग्रोथ मॉडल की बात करता है। चलो यहां पे जो क्वेश्चन था पी रेशियो, आपको पता है आर ई या के ई 1/पी रेशियो आप लिख सकते हैं। ठीक, ये क्लिकिंग पॉइंट था। अगर ऐसा करते हो आप, ध्यान से देखना यहाँ पे, तो कितना आएगा 8% आएगा के ई, और फॉर्मूले में रख दोगे आप 130 दिया हुआ है प्राइस, तो डिविडेंड आएगा 9.2। कंसेप्चुअल मिस्टेक इस क्वेश्चन में बनाते टाइम क्या है, वैसे तो सारे बच्चों का यही आंसर आया होगा, है ना। कंसेप्चुअल मिस्टेक क्या है, ये जो फॉर्मूला है अपना जो हम पढ़ते हैं आर ई या फिर के इज इक्वल टू 1/पी रेशियो, ये दो ही केस में हो सकता है। एक तो नो ग्रोथ फॉर्म, नो ग्रोथ फॉर्म जहां पे डिविडेंड अर्निंग के बराबर होता है, कोई ग्रोथ नहीं है, ना तो रिटेन अर्निंग है, रिटेन अर्निंग नहीं है तो ग्रोथ हो ही नहीं सकती। और दूसरा, अगर ग्रोथ है तो आर ओ आई इज इक्वल टू के होना चाहिए। अब देखो इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्चुअली देखा जाए तो ये तो अप्लाई नहीं हो सकता, आर और के बराबर नहीं हो सकता, तो ये होना चाहिए और ये होना चाहिए, तो डिविडेंड कितना आना चाहिए 100% पे आउट आना चाहिए, पर यहाँ पे डिविडेंड कितना है, डिविडेंड है 9.2। तो क्वेश्चन ऐसा देना चाहिए इंस्टीट्यूट को कि डिविडेंड 10 आता, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर क्वेश्चन है तो आप इजीली बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक, मैंने बस एक कंसेप्ट जो आपको पढ़ा रखा है उसके बिहाफ पे बताया कि क्या फ्रेमिंग मिस्टेक है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप करोगे तभी मार्क्स मिलेगा। ठीक, ये आ गया।
अब देखो, अगर आरओई के से ज्यादा है तो क्या बोलता है वॉल्टर, डिविडेंड पे आउट कितना होना चाहिए 0%, एंड 0 रख के निकालोगे तो ये आएगा शेयर प्राइस, ये दूसरे क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट। थर्ड, अगर डिविडेंड पॉलिसी इरिलेवेंट हो तो के और आरओई बराबर होना चाहिए जो कि 12%। अब के 12% है तो पी रेशियो, अब बताओ अगर के 1/पी है तो पी निकालना हो तो 1/के, और ये आ गया 8.33। ठीक है उसके बाद पूछा है ये पी को यूज करके मार्केट प्राइस बताइए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ईपीएस इंटू पी रेशियो मार्केट प्राइस का फॉर्मूला होता है, हमें पी रेशियो ये यूज करना है, ये आ जाएगा आपका मार्केट प्राइस। लास्ट में पूछा है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से, तो आप लिख लोगे D1 डिवाइड बाई के माइनस जी। D1 हमें पता है। ठीक, यहाँ पे एजम्पशन मैंने लिया है कि जो ये डिविडेंड आया है ये एक्सपेक्टेड डिविडेंड है। सर क्या कोई बच्चा इस डिविडेंड को D0 मान सकता है क्या? तो हाँ जी, यस मान सकता है, एजम्पशन के ऊपर है, लेकिन इंस्टीट्यूट जितना भी सॉल्यूशन देता है डिविडेंड मॉडल का, हमेशा जो डिविडेंड होता है उसको D1 ले लेता है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप D1 ले भी सकते हैं या D0 मान सकते हैं। हमें पता है के 8% और जी ग्रोथ रेट कैसे निकलता है, तो देखो ग्रोथ निकलता है रिटेंशन रेशियो इंटू, ये मैंने स्मॉल आर डिनोट किया है, ROI आप लिख सकते हो, ROE लिख सकते हो, अलग अलग डिनोशन है। ठीक, और ये आया 0.96%, यहाँ पे डालोगे तो ये आ जाएगा 130.68। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बढ़िया था। ठीक, बहुत सारे रिक्वायरमेंट थे, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या था कि जब इंस्टीट्यूट ने ऐसा फ्रेम किया तो उसको कोशिश करना चाहिए था k इज इक्वल टू 1/p रेशियो तभी होता है दो केस में, तो सेकंड केस या फर्स्ट केस यहाँ मैच होना चाहिए। तो यहाँ पे ये केस जरूर मैच होना चाहिए था, और इंस्टीट्यूट को फ्रेमिंग में जरूर ध्यान देना चाहिए था कि यहाँ पे 10 आना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते, जो भी फिगर दिया है उस अनुसार आपको बनाना है, तो हमने भी उस अनुसार ही आपको बनाना बताया। चलो, दूसरा है रिसीवेबल मैनेजमेंट का क्वेश्चन। करना क्या है, तो इवैल्यूएट करना है क्रेडिट पॉलिसी। ठीक है, देखो अभी करेंटली कितना हम सेल करते हैं 12 लाख, मैंने प्रेजेंट का डेटा प्रेजेंट में लिख लिया है। ठीक है, उसके बाद पीवी रेशियो कितना है 20%। ठीक है, पीवी रेशियो 20%। पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ रिसीवेबल 15%। ओके, ये हमें दिया है 1/10 नेट 50, यानी कि 10 दिन के भीतर अगर आप पे करते हैं तो 1% डिस्काउंट है, वरना 50 डे आपको टोटल पेमेंट डेज के लिए मिलता है। एवरेज कलेक्शन पीरियड अभी है 40 डेज। ठीक, कैश डिस्काउंट 50% ऑफ कस्टमर जो भी होते हैं वो कैश डिस्काउंट अवेल करते हैं। तो बताओ 12 लाख का सेल है, इंटू 50% इंटू 1%। ठीक, तो इतना कैश डिस्काउंट आ रहा है। बैड डेट 2% ऑफ सेल है, बैड डेट भी मैंने निकाल लिया। ठीक है, अब इन ऑर्डर टू इंक्रीज कंपनी वांट टू लिबरलाइज इट्स एग्जिस्टिंग क्रेडिट टर्म्स। अब कंपनी क्या बोलती है कि 10 दिन में पेमेंट करोगे तो 2% देंगे डिस्काउंट। ठीक, वरना 35 डेज में आपको पेमेंट करना है। ड्यू टू दिस एक्सपेक्टेड सेल इंक्रीज बाई 15 लाख। अब नया सेल कितना हो जाएगा प्रपोज 15 लाख। ठीक है, परसेंटेज डिफॉल्ट विल रिमेन सेम, यानी कि बैड डेट कितना होने वाला है उतना ही 2%, तो 30,000 आएगा 15 लाख पे। 80% कस्टमर अवेल कैश डिस्काउंट अंडर प्रपोज्ड स्कीम। तो कैश डिस्काउंट कैसे निकलेगा, पहले सेल्स पे 80% इंटू करोगे और इंटू 2% करोगे। ठीक है 24,000 आना चाहिए। टैक्स रेट है 30%। बताइए कि क्रेडिट टर्म्स जो है हम चेंज करें या ना करें, कोई बात नहीं, डेज के लिए आपको 360 डेज लेना है बोला है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, अगर पास्ट ईयर में आप देखोगे तो बहुत बार ये क्वेश्चन, स्कैनर अगर किसी बच्चे ने पढ़ा होगा ना, मैं लिख के दे सकता हूँ, ये नहीं भी तो कईयों बार आया होगा क्वेश्चन। ठीक, हाँ थोड़ा सा वर्किंग आपको करना है। चलो यहाँ पे आ जाओ, एग्जिस्टिंग पॉलिसी लिखोगे, प्रपोज पॉलिसी लिखोगे, सेल घटाओगे, वेरिएबल कॉस्ट। बताओ पीवी रेशियो अगर 20% है, सेल का 20% कंट्रीब्यूशन है, तो वेरिएबल कॉस्ट 80% होगा, घटा दिया। फिर बैड डेप्ट दोनों केस का मैंने निकाला है, कैश डिस्काउंट निकाला है, पीबीटी आया, टैक्स घटाओगे, पैट आया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये किस पे निकलता है, रिसीवेबल पे। आ जाओ इधर, रिसीवेबल देखो, पहले केस में रिसीवेबल कॉस्ट अप्रोच मैंने लिया है, तो यहाँ पे हमने कॉस्ट पे निकाला है, कॉस्ट ऑफ सेल पे। ठीक है, एजम्पशन आप लिख सकते हैं, एजम्पशन नहीं भी लिखोगे, वैसे क्वेश्चन में बोला है क्या, कुछ नहीं बोला है। एजम्पशन नहीं भी लिखोगे तो आपको कॉस्ट पे ही निकालना चाहिए। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा कॉस्ट पे निकालना चाहिए। और यहाँ पे आप लिख लोगे, पहले था 40 डेज, तो ये हो गया हमारा एवरेज रिसीवेबल, और इंटू कर देंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे, तो ये आ जाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वैसे यहाँ पे एवरेज रिसीवेबल ये हो गया, इंटू कर देंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से, ये आ गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। डालोगे, उसके बाद आएगा नेट बेनिफिट। नेट बेनिफिट देखो नए वाले स्कीम में क्या है,
ज्यादा है, प्रपोज्ड स्कीम में नेट बेनिफिट ज्यादा आ रहा है। कितना एडिशनल बेनिफिट आ रहा है? 26,600। ठीक, मैंने यहाँ पे लिखा है एज्यूमिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट ऑफ सेल। छोटी छोटी चीज का एजम्पशन लिख दोगे तो बहुत बढ़िया, नहीं लिखोगे तब भी काम चल जाएगा। कहीं कहीं पे जहां लिखना ही है वहां लिखना चाहिए। सी नंबर देखो, अ कंपनी वांट टू इन्वेस्ट इन अ प्रोजेक्ट। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन है? तो ये सर रिस्क एनालिसिस का हमने पढ़ा था ना। अदर टेक्निक में एक मैंने पढ़ा था सिनेरियो एनालिसिस। ठीक, सेंसिटिविटी एनालिसिस भी एक हमने पढ़ा था, एक सिनेरियो एनालिसिस भी पढ़ा था। ये सिनेरियो एनालिसिस का क्वेश्चन है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए इतना, सेल्वेज वैल्यू होगा कितना? 50,000, 5 साल लाइफ है, कोई बात नहीं। डिप्रिसिएशन निकालोगे, कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ, 80,000 आएगा। अगर वर्स्ट केस रहा तो ये कंट्रीब्यूशन होगा, मोस्ट लाइकली तो ये, बेस्ट केस तो ये। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट घटाओगे, इसमें डेप्शन नहीं है तो डेप्शन भी घटाओगे, तब आएगा पीबीटी। उसमें टैक्स घटाओगे पैट, और उसमें फिर डेप्शन ऐड कर दोगे तो आ जाएगा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। ठीक है। टैक्स रेट 40% है। एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट दिया है 12%, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 12% से करना है। इग्नोर कैपिटल गेन टैक्स। अब कैपिटल गेन टैक्स इग्नोर करना है तो सेल्वेज वैल्यू जो भी है वो कैपिटल गेन उसमें नहीं लगेगा। कहने का मतलब ये है कैलकुलेट एनपीवी इन ईच केस। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हर एक केस का पहले कैश फ्लो निकाल लोगे। ठीक है, कैश फ्लो बहुत ही सिंपल है। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट डेप्शन घटाओगे, पीबीटी आएगा, टैक्स घटाओगे, पैट आएगा, डेप्शन जोड़ दोगे, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आएगा। उसके बाद एनपीवी निकालोगे। एनपीवी कैसे निकलता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। ठीक, हमें पता है आउटफ्लो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। देखो, जो हर एक साल आ रहा है उसको एन्युटी फैक्टर से इंटू कर दो, और जो लास्ट में सेल्वेज वैल्यू आ रहा है उसको उस साल के फैक्टर से इंटू कर दो। सिंपली ऐसे निकल जाएगा। आप टेबुलर फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, बट टाइम बचाना जरूरी है। ठीक, अगला इस क्वेश्चन में देखो, ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 5 नंबर का, पर ये क्वेश्चन देना चाहिए था 10 मार्क्स का। 5 नंबर के लायक का ये क्वेश्चन है ही नहीं। ठीक, ये क्वेश्चन हमेशा हमेशा 10 मार्क्स में देना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि 5 नंबर में ये क्वेश्चन देना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं। अ कंपनी सर्टेन अबाउट मोस्ट लाइकली रिजल्ट इन 2 ईयर्स। शुरू के 2 साल में मोस्ट लाइकली वाला रिजल्ट आएगा, यानी कि वो वाले कैश फ्लो में जनरेट होंगे। बट अनसर्टेन अबाउट रिमेनिंग पीरियड, रिमेनिंग पीरियड के लिए अनसर्टेन है, यानी कि बचे हुए 3 साल। इन सच सिचुएशन कैलकुलेट एनपीवी एक्सपेक्टिंग वर्स्ट केस इन नेक्स्ट 2 ईयर। ठीक, कैश फ्लो वर्स आएगा अगले 2 साल में, एंड बेस्ट आएगा लास्ट पीरियड में। ठीक है। तो हम ले लेंगे और एनपीवी निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, मोस्ट लाइकली केस, बेस्ट केस मतलब जहां कैश फ्लो सबसे ज्यादा, वर्स्ट केस मतलब जहां कैश फ्लो सबसे कम हो। ये हमने ले लिया। लास्ट में सेल्वेज वैल्यू भी आएगा, प्रेजेंट वैल्यू कर देंगे, ये आ गया आउटफ्लो घटाएंगे, ये आ गया एनपीवी। ठीक, सिंपल है। इस क्वेश्चन को इंस्टीट्यूट को एटलीस्ट कैसे फ्रेम करना चाहिए, देखो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमेशा प्रोबेबिलिटी देना चाहिए तीनों केसेस का, और एक्सपेक्टेड एनपीवी पूछना चाहिए था। लेकिन इंस्टीट्यूट ने क्या पूछा? ये पूछा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में मान लो ये भी पूछना है तो एटलीस्ट क्वेश्चन नंबर 1 में ये एनपीवी तो मत पूछो, कैश फ्लो बस निकलवाओ। कैश फ्लो के बाद सीधा हम ये कर देते हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत टाइम बच जाता बच्चे का। चलो, ये जो क्वेश्चन है 4 का डी, 1 का डी, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, लेकिन याद रखना जब क्वेश्चन गलत हो तो इंस्टीट्यूट कहता है जिस बच्चे ने अटेंड किया है उसी को मार्क्स मिलेगा। अब नॉर्मली क्वेश्चन नंबर 1 तो कंपलसरी है, तो लगभग सभी बच्चों ने ही अटेंड किया होगा, तो सभी को मार्क्स मिलना चाहिए, 5 मार्क्स। चलो, कंट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है, ऑपरेटिंग लिवरेज दिया है, ठीक है, प्रीफरेंस शेयर्स दिया है। अब शेयर बोला है ना, तो ये नंबर ऑफ शेयर है। अब कंफ्यूज मत होना, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दिया है, ठीक है, टैक्स रेट दिया है, ठीक है। कैलकुलेट ईपीएस ऑफ एक्स लिमिटेड, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है ईपीएस। इफ 40% डिक्रीज इन सेल विल रिजल्ट टू ईपीएस टू 0। 40% सेल में डिक्रीज करते हैं तो ईपीएस 100% से गिरता है। बताना ये कौन सी डिग्री ऑफ लिवरेज का फॉर्मूला को डिनोट कर रहा है, रिलेशन को डिलीट कर रहा है? तो ये सर कंबाइंड लिवरेज को डिनोट कर रहा है। हमने डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज में पढ़ा है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन सेल्स या रेवेन्यू। कह रहा है 100% ईपीएस में चेंज आ जाएगा, 40% सेल्स में चेंज करोगे तो, यानी कि 2.5 आया कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला। ठीक, कंबाइंड लिवरेज आएगा 2.5। ठीक है, अब फाइनेंशियल लिवरेज निकालोगे तो ये आएगा 0.8। यहीं पे थोड़ी सी मिस्टेक है, ये कोई रेशियो नहीं है, लिवरेज है। लिवरेज का वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा होता है। ठीक है, 1 का मतलब कोई लिवरेज नहीं है,
एक से ज्यादा का मतलब लीवरेज है, एक से कम तो लीवरेज का वैल्यू आ ही नहीं सकता। अगर मान लो फाइनेंशियल लीवरेज एक से कम है, एक होने का मतलब क्या है कि कोई फाइनेंशियल लीवरेज नहीं है, एक से ज्यादा का मतलब आपने कोई फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट इनकर्ड कर रखा है, कोई फाइनेंशियल ऐसे लोन वगैरह या फिर डेट वगैरह ले रखा है, डिबेंचर वगैरह ले रखा है, ठीक। लेकिन 0.8 का तो मतलब इंटरेस्ट का सेविंग डिनोट करता है, और ऐसा कैसे संभव है कि अगर लोन लोगे तो आउटफ्लो होगा इंटरेस्ट का, सेविंग कभी नहीं हो सकता, ठीक। तो फाइनेंशियल लिवरेज यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है। अब बहुत सारे बच्चों ने तो इसको ध्यान ही नहीं दिया होगा, उनको लगा होगा अगर अच्छे से ना पढ़ा हो तो इसके बिना ही क्वेश्चन बना दिया होगा, वो मिस्टेक है, ठीक। यहाँ पे देखो कम ऑपरेटिंग लिवरेज कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, और यहाँ से आ गया ईबीआईटी, ठीक। अब जब फाइनेंशियल लिवरेज के फॉर्मूला में ये रखोगे ना तो पता है ईबीटी आएगा 2 लाख। अब बताओ ईबीआईटी 1,36,000 और ईबीटी 2 लाख, ये कैसे संभव है? इसके लिए तो इंटरेस्ट निगेटिव होना जरूरी है कि नहीं? कितना निगेटिव होना जरूरी है? आई थिंक 136 - 2 64,000 निगेटिव इंटरेस्ट जरूरी है। तब कुछ ना बोले तो आपको क्या करना चाहिए? वैसे ही करना चाहिए जैसे फिगर है, मार्क्स तो मिल ही जाएगा, क्वेश्चन मिस्टेक है। इंस्टीट्यूट को यहाँ पे अगर इसको लेस देन 32% दिया होता, 32% या उससे कम दिया होता, ठीक है, सेल में चेंज, सेल में डिक्रीज, तो ये वैल्यू ऐसी नहीं आती, 1 या 1 से ज्यादा आती, तब जाके अच्छे से बन सकता था, ठीक है। या फिर इसको सेल्स ना लिख के, हो सकता है मिस प्रिंटिंग हो गया हो, इसको सेल्स ना लिख के हमें क्या लिखना चाहिए? ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिखना चाहिए, यानी कि फाइनेंशियल लिवरेज का ये फॉर्मूला होता तब भी सही होता। या फिर कंबाइंड लिवरेज का है तो इसका वैल्यू डिक्रीज करके देना चाहिए, उतना देना चाहिए जिससे फाइनेंशियल लिवरेज 1 या 1 से ज्यादा है, ठीक। चलो, तो ऐसा करोगे तो यहाँ पे आपको 2 लाख लिखना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 64,000 यहाँ पे घटाना नहीं पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, ठीक। जोड़ना पड़ेगा, घटाना नहीं पड़ेगा। और जोड़ोगे तो 2 लाख आएगा, 2 लाख आएगा तो उसके बाद टैक्स घटाओ, ये घटाओ, कर सकते हैं। उससे क्या करेंगे? इंस्टीट्यूट क्वेश्चन मिस्टेक दिया है तो 2 नंबर क्वेश्चन रेशियो का क्वेश्चन है, आसान है, 10 मार्क्स में अच्छा क्वेश्चन है। 10 नंबर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। करेंट रेशियो दिया है, ठीक है, एसिड टेस्ट रेशियो दिया है, ठीक। एसिड टेस्ट के लिए लिक्विड एसिड डिवाइड बाय करेंट लायबिलिटी या लिक्विड लायबिलिटी कर सकते हो, करेंट लायबिलिटी कर देना ज्यादा बेहतर होता है, प्रूडेंस होता है। लिक्विड एसिड मतलब करेंट एसिड में से स्टॉक या प्रीपेड घटा के, प्रीपेड का जब तक आपको इंफॉर्मेशन ना दे अलग से प्रीपेड का बैलेंस, तो हमेशा क्या मानोगे कि करेंट एसिड माइनस स्टॉक, ठीक। इन्वेंट्री टर्नओवर सेल्स के बेसिस पे निकालना है। अब बताओ यहाँ पे एक करेंट लायबिलिटी दिया है, ठीक है, करेंट रेशियो है, करेंट लायबिलिटी है, करेंट एसेट आ जाएगा, करेक्ट। लिक्विड एसिड के फॉर्मूला, लिक्विड टेस्ट के रेशियो के फॉर्मूला में रखोगे आप तो स्टॉक आ जाएगा, करेक्ट। स्टॉक और इन्वेंट्री टर्नओवर का रिलेशन लगाओगे, सेल्स पे निकालना है ना, कॉस्ट ऑफ गुड सेल पे नहीं ध्यान देना, तो सेल्स आ जाएगा, करेक्ट। सेल्स आ गया। यहाँ पे एसेट टर्नओवर रेशियो है, पता है एसेट टर्नओवर रेशियो बेस्ड ऑन सेल है, तो सेल्स डिवाइड बाय टोटल एसेट, एसेट टर्नओवर रेशियो होता है। वैसे तो एवरेज एसेट लेते हैं जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है, पर हमेशा जब क्लोजिंग बैलेंस दिया हो तो क्लोजिंग मतलब एसेट की वैल्यू पे निकाला जा सकता है, एवरेज संभव ना हो तो, ठीक। तो टोटल एसेट आ जाएगा। टोटल एसेट में से करेंट एसेट आ चुका है ऑलरेडी, तो फिक्स एसेट आ जाएगा, ठीक। करेंट एसेट में देखो अब फिक्स एसेट आ गया, ठीक है, टोटल एसेट भी आ गया। करेंट एसेट में इन्वेंट्री इजिली निकल गया है। अब क्या बचा? ये और ये, चलो निकालते हैं, फटाफट से आ जाओ। डेटर देखो, एवरेज कलेक्शन पीरियड 70 डेज है। अब जो भी सेल है उसको आप क्रेडिट सेल मानोगे, क्रेडिट सेल मानोगे, ठीक। तो क्रेडिट सेल अगर 3 से 60 दिन में इतना है तो 70 दिन में कितना, तो एवरेज डेटर आ जाएगा। क्लोजिंग डेटर बोलो, एवरेज डेटर तो नहीं, डेटर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैश रेशियो, ये क्या है? ये है सुपर क्विक रेशियो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी अपने को पता है तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा, ये भी आ गया। अब बताओ करंट लायबिलिटी हमें टोटल में पता हो, करंट लायबिलिटी में ये और ये तीनों पता हो तो बैलेंसिंग, ये लोन्स एंड एडवांस आ गया। अगर टोटल एसेट पता हो तो टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, है ना। अब लायबिलिटी साइड आते हैं, लायबिलिटी में करंट लायबिलिटी हमें पता ही है, क्वेश्चन दिया हुआ है। अब बच गया इक्विटी, रिजर्व एंड लॉन्ग टर्म, ठीक। अगर ये दोनों पता हो, इक्विटी और रिजर्व, तो बैलेंसिंग फिगर लॉन्ग टर्म आ जाएगा, ठीक। चलो, इक्विटी के लिए यहाँ पे दिया हुआ है अर्निंग पर शेयर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया है आपको? इक्विटी के लिए यहाँ देखो टोटल इक्विटी डिविडेंड दिया हुआ है, ठीक है, और डिविडेंड कवरेज रेशियो दिया है, तो इसको डिविडेंड कवरेज रेशियो दिया है तो इससे अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी आ जाएगी। और अर्निंग अवेलेबल, प्रीफरेंस तो है नहीं, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी या फिर आप पैट बोल सकते हो, ठीक। ये आ गई। और अर्निंग पर शेयर है तो नंबर ऑफ शेयर आ गया, नंबर ऑफ शेयर को फेस वैल्यू 10 रुपीज से इंटू करोगे, शेयर कैपिटल आ गया, शेयर कैपिटल आ गया। एक और रिलेशन यहाँ पे दिया, प्रोप्राइटरी रिलेशन। ये क्या बताता है कि शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाई
टोटल एसेट, ये कितना है 0.48, ये बताता है कि हमारे टोटल एसेट का कितना परसेंट शेयर होल्डर फंड है। तो इससे शेयर होल्डर फंड आ जाएगा क्योंकि टोटल एसेट हमें ऑलरेडी पता है। ठीक, अब जब शेयर होल्डर फंड आ गया तो इसमें दो होता है, एक शेयर कैपिटल और दूसरा रिजर्व। शेयर कैपिटल हमें पता है, अभी वो भी थोड़ी देर पहले हमने निकाला है, तो बचा हुआ क्या है रिजर्व। रिजर्व पता चल गया तो लॉन्ग टर्म लोन एंड लायबिलिटी आप इजिली निकाल सकते हैं। चलो सॉल्यूशन देखो। ठीक, करेंट रेशियो के फॉर्मूले से करेंट एसेट आया। ठीक, करेंट एसेट डाल दोगे एसिड टेस्ट में तो स्टॉक आएगा। इक्विटी डिविडेंड से आपको पैट या अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी आएगा, जिससे नंबर ऑफ शेयर आ जाएगी, नंबर ऑफ शेयर आ गई तो इक्विटी कैपिटल भी आ जाएगा। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया है, इससे सेल्स आ जाएगा। ठीक, सेल्स के हेल्प से आप डेटा निकाल सकते हैं। एज्यूमिंग ऑल द सेल आर क्रेडिट सेल, कहीं ना कहीं दिया होगा, नहीं दिया होगा तो आपको एज्यूम ही करना पड़ेगा कि सारे सेल क्या है क्रेडिट सेल है। वैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया एजम्पशन। उसके बाद देखो एसेट टर्नओवर रेशियो से एसेट आ जाएगा। ठीक, प्रोप्राइटरी रेशियो से शेयर होल्डर फंड आएगा। शेयर होल्डर फंड में से इक्विटी शेयर कैपिटल घटा दोगे रिजर्व आ जाएगा। बड़ा सिंपल है, ये इजीली ब्रेक होने वाले थे। और कैश जो रेशियो है जिसको सुपर क्विक रेशियो भी बोलते हैं, उसके हेल्प से आप कैश एंड बैंक आ जाएगा। ठीक, चलो 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है 8 लाख, रिटर्न अर्निंग 20 लाख, प्रेफरेंस शेयर 12 लाख। ठीक है, एंड लॉन्ग टर्म लोन दिया है 10 लाख। टोटल कैपिटल कितना है 20 20 40 50 लाख। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो दिया है और यहां से आप इंटरेस्ट इजिली निकाल सकते हैं। 10 लाख का 12% 1,20,000, तो कवरेज रेशियो दिया हुआ है तो यहां से क्या आ जाएगा इस रिलेशन से पीबीआईटी या फिर ईबीआईटी। ठीक, पी रेशियो दिया हुआ है। चलो, अ कंपनी इज प्रपोज टू टेक अप एक्सपांशन प्लान। अच्छा ये बताओ ये कहाँ का क्वेश्चन है, तो सर जी ये कैपिटल स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। कैपिटल स्ट्रक्चर में हमने बहुत चीजें पढ़ी है, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी पढ़ा है, ये वहां का क्वेश्चन है क्या? नहीं नहीं, ये वहां का क्वेश्चन नहीं है। दूसरा ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, ये कहां पे हमने पढ़ा था? ईबीआईटी, ईपीएस एंड एमपीएस एनालिसिस वाले टॉपिक में। ये वहीं का कैपिटल है, ये वहीं का क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन, कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर को आप ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हो? वो कैपिटल स्ट्रक्चर जिसमें शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइज हो, यानी कि शेयर प्राइस सबसे ज्यादा है। शेयर प्राइस, मार्केट प्राइस कैसे आता है? तो सर पी रेशियो इंटू ईपीएस करके आता है। तो दोनों कैपिटल स्ट्रक्चर या तीनों ऑप्शन जो भी दिया हो उसका ईपीएस निकालेंगे, पी रेशियो से इंटू करेंगे तो मार्केट प्राइस आएगा। जिसमें सबसे ज्यादा मार्केट प्राइस हो वही कैपिटल स्ट्रक्चर है ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक, चलो कवरेज रेशियो दिया है, ईबीआईटी डिवाइड बाय इंटरेस्ट करोगे तो आ जाएगा। इंटरेस्ट हमें पता है 1,20,000, 9,60,000। अभी करंट 50 लाख के कैपिटल पे हम 9,60,000 कमा रहे। अब हम 34,50,000 और कैपिटल लेके आने वाले, तो हमारी ईबीआईटी भी बढ़ जाएगी, है ना। जब नया कैपिटल इंट्रोड्यूस करोगे तो उस पर भी तो कमाएंगे। 50 लाख के कैपिटल पे हम 9,60,000 कमा रहे हैं। ड्यू टू दिस एक्सपांशन जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है वो इंक्रीज हो जाएगा। दिस तो नया जब कैपिटल वो आ जाएगा तो नया ईबीआईटी कितना होगा? 9,60,000 प्लस 6,15,000, तो ये टोटल में हो जाएगा 15,75,000। ठीक है, कह रहा है कि वो जो नया कैपिटल है ना 34,50,000 वो हम इक्विटी से भी ले आ सकते हैं। ठीक, और उसको इश्यू किस प्राइस पे करेंगे? जो नया नंबर ऑफ शेयर इश्यू करेंगे। तो सर जो अभी करंट मार्केट प्राइस है ना उस पे करेंगे। करंट मार्केट प्राइस कैसे निकलेगा? अभी का ईपीएस देख लो और इंटू पी रेशियो कर दो। दूसरा 16% टर्म लोन ले सकते हैं। ठीक, टर्म लोन लेंगे तो नंबर ऑफ शेयर तो नहीं बढ़ेगा, एक लोन बढ़ जाएगा। ठीक, उसके बाद कहता है यू आर इन्फॉर्म दैट अगर डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है बताना जरा। लॉन्ग टर्म डेट डिवाइड बाय इक्विटी, जहां पे इक्विटी का मतलब सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर फंड नहीं, क्या हमने क्या पढ़ाया था? शेयर होल्डर फंड, यानी कि इक्विटी प्लस रिजर्व जो इक्विटी शेयर होल्डर फंड होते हैं प्लस प्रेफरेंस शेयर होल्डर फंड जोड़ने के बाद जो शेयर होल्डर फंड आता है, जिसको प्रोप्राइटरी फंड भी बोलते हैं, जिसको नेटवर्थ भी बोलते हैं, उससे डिवाइड करना है। कहता है अगर डेट इक्विटी रेशियो 50 और 80 के बीच में हुआ तो पी रेशियो 22 लेंगे। 50 से 80 के बीच में हुआ तो पी रेशियो 22 लेंगे। 80 से ज्यादा हुआ तो पी रेशियो और घट जाएगा। पता है क्यों? देखो जैसे जैसे डेट बढ़ते जाता है ना
वैसे वैसे फॉर्म हो जाती है लीवर्ड रिस्की, और रिस्की फॉर्म का पी रेशियो कम होता है, वो अंडर वैल्यूड चलता है। कोई महंगा प्राइस देके उसका शेयर नहीं खरीदेगा अगर फॉर्म ज्यादा रिस्की है तो। ठीक, प्रीमियम तभी दिया जाता है, पी रेशियो तभी होता है, ओवर वैल्यूड शेयर तभी होते हैं जब वो इक्विटी फाइनेंस हो, ठीक, जिसमें रिस्क कम हो। अच्छा बताओ, इससे कम हुआ तो, इससे कम हुआ तो, इससे कम हुआ ना अगर 50 से, तो हमारे पास जो प्रेजेंट है उसी पी रेशियो को लेंगे। ठीक, इससे कम हुआ तो प्रेजेंट में जो पी रेशियो कितना है 25 वो लेंगे। क्या पूछ रहा है, एडवाइस विच ऑप्शन इज मोस्ट सुइटेबल टू रेज एडिशनल कैपिटल सो दैट मार्केट प्राइस इज मैक्सिमाइज। अच्छा बताओ, ये नहीं भी बोलता लाइन तब भी हम मार्केट प्राइस को मैक्सिमाइज करते। अच्छा ये बोलता अगर क्वेश्चन में कि ईपीएस मैक्सिमाइज हो तो ईपीएस पे ही डिसीजन लेते थे। ठीक, चलो फटाफट से देखो, प्रेजेंट मार्केट प्राइस, प्रेजेंट ईपीएस निकालनी पड़ेगी। आज के डेट में हम कितना कमा रहे हैं, 9,60,000 माइनस इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स कर दोगी, उसके बाद प्रेफरेंस डिविडेंड घटाओगी, ठीक, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर करोगे तो उसके बाद क्या आएगा, ये 6, और मार्केट प्राइस से इंटू करोगे तो क्या आएगा 150, पी रेशियो से इंटू करोगे तो ये मार्केट प्राइस, इसी प्राइस पे इशू करना है, नंबर ऑफ शेयर निकल जाएगा, है ना। चलो इन्वेस्टमेंट हमें कितना लेना है, वर्किंग नोट है, इन्वेस्टमेंट हमें लेना है 34,50,000, इक्विटी से लिए तो नंबर ऑफ शेयर कितना आएगा 23,000, ऑलरेडी अपने पास कितना शेयर है 80,000, 80,000 शेयर है 23,000, तो अगर इक्विटी से लेके आए तो 1,03,000 शेयर हो जाएगा। उस केस में डेट इक्विटी रेशियो कैसा होगा, डेट तो सेम ही रहेगा, इक्विटी बढ़ जाएगी, है ना। 40 लाख ऑलरेडी था प्रेजेंट में इक्विटी, है ना, 40 लाख ऑलरेडी था प्रेजेंट में इक्विटी, और नया वाला 34,50,000 जुड़ जाएगा तो इतना हो जाएगा। ठीक, 40 प्लस 34,50 74,50,000, ये आएगा 13.42%। तो इसके लिए पी रेशियो कौन सा लेंगे 25%, 50 से ऊपर गया 80 तक तब 22 लेना है। अच्छा 16% लोन लेके आए तो, ये लॉन्ग नहीं लोन होना चाहिए, लोन लिख लो, ठीक, तो इंटरेस्ट उस लोन पे लगेगा, और 34,50,000 पे अगर आप 16% इंटरेस्ट लगाओ तो ये आएगा इंटरेस्ट। तो पहले भी अपने पास 10 लाख का लोन है, उस पर इंटरेस्ट 1,20 जा रहा है, तो इस पे 5,52,000 का टोटल इंटरेस्ट अब हो जाएगा ये। ठीक, डेट इक्विटी रेशियो के लिए 10 लाख अभी लोन है, 34,50,000 और लोन से आया तो ये आ गया लोन, डिवाइड बाई 40 लाख जो अपना शेयर होल्डर फंड है वो डिवाइड करोगे, ये आएगा ये। इसका मतलब होता है परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 111.25%, तो पी रेशियो 80 से ज्यादा हुआ, अगर डेट इक्विटी परसेंटेज 80 से ज्यादा हुआ तो पी रेशियो कितना ले रहा है 18, ठीक, तो आप 18 पी लोगे। चलो उसके बाद करते हैं ये प्रपोजल 1 प्रपोजल 2, ईबीआईटी दोनों में सेम रहेगा क्योंकि कैपिटल दोनों में सेम है, हमने नए ईबीआईटी निकाल लिया है। इंटरेस्ट देखो 1,20,000 एग्जिस्टिंग में, यहाँ पे हमने इंटरेस्ट के थ्रू फाइनेंस करेंगे तो वो मैंने निकाला है, टैक्स घटाओगे पैट आएगा, ठीक, प्रेफरेंस डिविडेंड इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक, ये आएगा यही। नंबर ऑफ शेयर इसमें बढ़ जाएगा जब इक्विटी से लेके आओगे, 23,000 शेयर इश्यू कर रहे थे ना हम लोग, लेकिन अगर डेट से लेके आते हो तो नंबर ऑफ शेयर सेम रहेगा, तो ये आया ईपीएस, ठीक, पी रेशियो से इंटू करोगे ये आएगा शेयर प्राइस। बताना जरा शेयर प्राइस मैक्सिमम किसमें है, पहला ही प्रपोजल में है, ऑप्शन 1 जो है ना उसी में मैक्सिमम शेयर प्राइस आ रहा है, तो हमें कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए, इक्विटी वाली ऑप्शन सिलेक्ट करनी चाहिए। ये क्या है, इक्विटी फाइनेंसिंग, जो भी हमें 34,50,000 चाहिए वो हमें इक्विटी से लेके आनी चाहिए, ठीक। आ जाओ, ये है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता इसमें 1% भी दिमाग लगाने वाली। अच्छा ऊपर का जो क्वेश्चन है ना, पास्ट में देखोगे स्कैनर में तो ऐसे टाइप के ट्रिकी क्वेश्चन है, तो ऊपर के क्वेश्चन भी अगर थोड़ा बहुत भी बच्चा दिमाग लगाए तो बना लेगा, हालांकि थोड़ा सा लेंदी तो महसूस हुआ होगा, लेकिन जो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है ना ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ग्रोथ रेट निकालने का ट्रिक है, जहां पे बच्चे से मुझे नहीं लगता अगर आपने पास्ट का क्वेश्चन किया हो तो ऐसा टाइप का ग्रोथ रेट निकालने वाली क्वेश्चन है, ठीक, तो आपसे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो यहाँ पे कुछ बच्चों से मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटी है, वरना ओवरऑल क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इक्विटी है 30 लाख का अपने पास, प्रीफरेंस है 8% ये, और डिवेंचर है ये। करेंट मार्केट प्राइस ये क्या है, P0 आप मान सकते हो, द कंपनी हैज पेड डिविडेंड दिस मच, ठीक है, 7 years अगो इट हैज पेड डिविडेंड ऑफ 10 एक्सपेक्टेड डिविडेंड, ये है D1। अच्छा अभी जो डिविडेंड हमने लास्ट टाइम पे किया है, जस्ट पे किया है, वो ये है 14.07, 7 साल पहले पे किया था 10। अब बताओ ग्रोथ रेट निकालना हो तो देखो, अगर डिविडेंड ग्रोथ रेट निकालना हो हमें तो देखो यहाँ पे 10
किस रेट से डिविडेंड में ग्रोथ है कि 7 साल बाद ये 10 रुपया जो डिविडेंड पहले हमने पे किया था आज के डेट में इतना बन चुका। तो अगर आप ग्रोथ रेट निकालोगे तो आराम से यहाँ पे देखो, कैलकुलेट भी ज्यादा नहीं करना है, ऑलरेडी इंस्टीट्यूट बहुत बढ़िया है, ऑलरेडी आपको 7 साल का फैक्टर दे रखा है, ठीक है, एन्यूटी फैक्टर, जहां पे एन्यूटी फैक्टर मैच करेगा वही होगा अपना ग्रोथ रेट। यहाँ पे देखो हमने लिखा और ये आया फैक्टर 1.0407। अगर आप ध्यान देखोगे 7 साल में तो 1.407 5% रेट से ग्रो हुआ है। 1 रुपया को अगर 5% रेट से ग्रो किया जाए तो 7 साल में 1.407 होगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि ग्रोथ रेट क्या है, तो ग्रोथ रेट है 5%, ठीक। P0 दिया है 80, D1 दिया है ये, के कैसे निकलेगा, D1 डिवाइड बाई P0 प्लस G इंटू 100, ठीक। अगर D1 नहीं दिया होता तब क्या करते, क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा है, अगर ये 16 रुपया नहीं दिया होता तो क्या करते, तो सर D0 मान लेते इसको 14.07 को, और D1 कैसे निकालते 14.07 1 प्लस 0.05 ग्रोथ करके। ऐसा भी क्वेश्चन पास्ट में पूछा हुआ है कि एक्सपेक्टेड डिविडेंड नहीं दिया तो ग्रोथ रेट तो वैसे ही निकालोगे, पर ये पेड डिविडेंड तो नहीं है D1, ये तो D0 है, तो D1 कैसे निकालोगे, D0 को ग्रोथ रेट से इंटू करके, ठीक है। चलो अगला है प्रीफरेंस शेयर, देखो रिडीमेबल है 6% प्रीमियम, ठीक है, तो यानी कि 106 रुपया रिडीमेबल वैल्यू 106 मानोगे, लाइफ 5 ईयर है, करंट मार्केट प्राइस चल रहा है इतना 104, और प्रीफरेंस शेयर में कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं दिया है, तो बड़ा सिंपल है प्रीफरेंस शेयर का, प्रीफरेंस डिविडेंड प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड। अब कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है तो P0 लेना पड़ेगा, डिवाइड बाई लाइफ, होल डिवाइड बाई रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड का एवरेज कर दो, ठीक, इंटू 100, तो ये आएगा 8% के आसपास। अगला देखो डेट का, 12% डेट है अपने पास, उसका इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया है। 12% डिबेंचर आर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, 20% प्रीमियम पे हम रिडीम करने वाले हैं 10 साल बाद, तो ये लाइफ हो गई। फ्लोटेशन कॉस्ट दिया है, फ्लोटेशन कॉस्ट दिया है कितना 5%, तो बड़ा सिंपल है, 12 इंटरेस्ट 1 आफ्टर 1 माइनस टी कर दोगे, ठीक, तो आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट आ जाएगा, करेक्ट। रिडीमेबल वैल्यू 100 रुपया अगर फेस वैल्यू है, 20% प्रीमियम पे रिडीम होगा तो 120 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट 5 रुपया है, तो अगर आप 5 रुपया घटा दोगे फ्लोटेशन कॉस्ट 100 में से तो 95 आएगा, डिवाइड बाई लाइफ, होल डिवाइड बाई रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइड बाई 2, एवरेज यानी कि निकालना है इंटू 100, ठीक, तो ये आपका आएगा 9.02। पूछा क्या है, तो पूछा एक तो करेंट वेटेड एवरेज निकालिए जो हमने कैपिटल स्ट्रक्चर दिया उसके बेसिस पे, और दूसरा एक्सपांशन प्लान को कंसीडर करके वेटेड एवरेज निकालिए, यानी कि सेकंड ये क्वेश्चन के लिए ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो पहले तो वेटेड एवरेज बहुत आसानी से निकल जाएगा, मैंने ऐसे निकाला है, आप टेबुलर फॉर्म में भी निकाल सकते हो, ठीक है। ये इक्विटी है, डिवाइड बाई इक्विटी का कैपिटल डिवाइड बाई टोटल कैपिटल करोगे तो वेट आ जाएगा, वेट इंटू कॉस्ट, ठीक। वैसे ही यहाँ पे प्रीफरेंस का कैपिटल डिवाइड बाई टोटल कैपिटल करोगे वेट आ जाएगा इंटू प्रीफरेंस का कॉस्ट, ठीक, और डेट का कर दोगे वेटेड एवरेज कॉस्ट आ जाएगा। एक्सपांशन कर रहा है कंपनी तो कहता है कि बोरो कर रहे हैं 15% लोन 30 लाख, ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट दिया है 15%, हमें पहले तो इसका कॉस्ट निकालना पड़ेगा, है ना, केडीटी, और उसके बाद इसको भी कंसीडर करनी पड़ेगी वेटेड एवरेज निकालने में, ठीक। अगर हम लोन लेते हैं तो यूजुअली क्या होता है ना, जब कंपनी लोन उठाती है तो शेयर प्राइस गिरता है मार्केट में, नॉलेज के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जब भी कोई कंपनी डेट फाइनेंसिंग ज्यादा करने लगती है तो कंपनी थोड़ी सी रिस्की हो जाती है, उसकी फाइनेंशियल लिवरेज बढ़ जाती है, ठीक, और फाइनेंशियल लिवरेज बढ़ने की वजह से कई बार निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है मार्केट में शेयर प्राइस पे, ठीक। तो यहाँ पे देखो एक्सपेक्टेड डिविडेंड 16 से बढ़ के 18 हो जाएगा, यानी कि आपको केई फिर से निकालनी पड़ेगी, रिवाइज्ड केई, डेट लेने की वजह से केई में चेंजेस आ रहे हैं, और मार्केट प्राइस जो है 80 था ना वो 72 हो जाएगा, ठीक है। तो अब बताओ रिवाइज केई कैसे निकालोगे, D1 कितना हो जाएगा, अब 16 लोगे क्या, नहीं 18, क्वेश्चन जब बोल रहा है 18 तो 18, डिवाइड बाई P0 80 लोगे क्या, नहीं, क्वेश्चन ने बताया कि प्राइस घट के 72 आएगा, ग्रोथ रेट तो सेम है 0.05 इंटू 100 तो 30% आया, ठीक। ये जो लोन है इसका हम निकालेंगे केडीटी, तो इंटरेस्ट रेट आफ्टर टैक्स कर दोगे तो ये आया। अब बताओ वेटेड एवरेज आप टेबुलर फॉर्म में निकाल सकते हो, मैंने ऐसे निकाल दिया है, ठीक। ये देखो ये इक्विटी का है, इक्विटी कैपिटल डिवाइड बाय टोटल कैपिटल करोगे तो इक्विटी का वेट आ जाएगा, इनटू मैंने क्या किया है इक्विटी का कॉस्ट से। वैसे ये प्रीफरेंस का है, ये डिवेंचर का है, और ये लोन का है, और करोगे तो फाइनल आंसर कितना आना चाहिए 16.08।
चलो 5 नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट ही क्वेश्चन है क्या, प्रैक्टिकल का लास्ट क्वेश्चन है। 4 years ago जेट लिमिटेड हैज परचेज अ मशीन 4,80,000 हैविंग एस्टिमेटेड लाइफ 8 years विद सेल्वेज वैल्यू 0। ठीक, डेप्रिसिएशन इज चार्ज अंडर स्टेट लाइन मेथड ओवर यूजफुल लाइफ। ठीक है, द कंपनी वांट टू रिप्लेस द मशीन विथ न्यू, डिटेल ऑफ न्यू मशीन। चलो पहले तो पुरानी मशीन का अपना करने का स्टाइल बहुत सिंपल है। रिप्लेसमेंट डिसीजन में मैंने ये चीज पढ़ाई थी आपको कि सिंपल पहले चार्ट बनाओ। हम यहाँ पे खड़े हैं, आज क्या है ये T0, 4 साल पहले यानी कि 4 ईयर बीत चुका, 8 साल का मशीन था, 4 ईयर और चलने वाला है। कॉस्ट 4,80,000, सेल्वेज वैल्यू नील था। ठीक, लाइफ कितना था 8 साल, तो डेप्शन कैसे निकलेगा, 4,80,000 को 8 से डिवाइड करोगे 60,000। अभी जो मशीन चल रही है उसकी 60,000 डेप्शन है। अब नए मशीन के बारे में बता रहा है, नए मशीन 12 लाख में आएगा। वेंडर एग्री टू टेक ओल्ड मशीन 2,40,000 में, कॉस्ट ऑफ डिसमेल्टिंग है 40,000। बताओ 2,40,000 वैल्यू ले रहा है पर कॉस्ट ऑफ डिसमेल्टिंग, उसको डिसमेल्ट करके ले जाने में 40,000 खर्च हो जाएगा, तो नेट प्रोसीड कितना मानेंगे उसको, 2 लाख, है ना, 2 लाख मानेंगे रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन आज की डेट में। तो आज की डेट में अगर हम देखें तो ओल्ड मशीन कितना हमें नेट में रियलाइजेबल वैल्यू दे रहा है, 2 लाख। अब चाहे वेंडर दे या फिर हम मार्केट में बेचे, जो भी हाईएस्ट अमाउंट हमें रियलाइज होगा वहीं पे हम बेचेंगे, है ना। तो वेंडर दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तो रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन है 2 लाख। नए मशीन 12 लाख में आ रहा है, इतना क्वेश्चन ने बता दिया। ठीक है, 80% ऑफ परचेज प्राइस इज पेड एट स्पॉट एंड रिमेनिंग विल बी पेड एट 1 ईयर। ये जो 12 लाख है ना, यहाँ पे ध्यान देना, उसमें से 2 लाख का हमने ये घटा दिया, तो इनिशियल आउटफ्लो कितना होना चाहिए, 10 लाख। लेकिन आज के डेट में पे नहीं करना। अब जब आउटफ्लो आज के डेट में पूरा पे नहीं करना, तो ये डिसीजन मेकिंग में कंसीडर करना है। एक तो 80% इसका कितना आएगा, 8 लाख, ये T0 यानी कि आज के डेट में पे करना है। पर जो ये 2 लाख है ना, ये 1 साल बाद पे करना है, तो इसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर करनी पड़ेगी। इसके 2 तरीके हैं, ताकि इसको फर्स्ट ईयर के कैश फ्लो में ही घटा दो, या फिर दूसरा तरीका है प्रेजेंट वैल्यू करके इनिशियल आउटफ्लो में जोड़ दो। मैंने क्या किया है, प्रेजेंट वैल्यू करके इनिशियल आउटफ्लो में दिखाया है। आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ईयर के कैश फ्लो में भी दिखा सकते हैं। क्या आंसर सेम आएगा, 100% आंसर सेम आएगा, आंसर में तो कोई फर्क पड़नी ही नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो डेप्शन नए वाले मशीन पे 20% WDV मेथड से चार्ज होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पता है रिप्लेसमेंट डिसीजन को भी छोटा थोड़ा सा बनाया जा सकता था। जब भी क्वेश्चन रिप्लेसमेंट डिसीजन पे पूछता था इंस्टीट्यूट, अच्छे अच्छे कंसेप्ट टेस्ट करने के लिए अच्छी अच्छी पॉइंट डाल सकता है, पर ये एसएलएम बेसिस पे देता ना, तो ये इससे थोड़ी सी टाइम आपकी बच जाती। पर इसने WDV में बेला। अब नया मशीन WDV पे डेप्शन चार्ज हो रहा है, तो हर एक ईयर का डिप्रिसिएशन अलग आएगा, तो हर एक ईयर के कैश फ्लो में डेप्शन अलग डालनी पड़ेगी, यानी कि वर्किंग अलग से करनी पड़ेगी। ये छोटी छोटी चीज है जो इंस्टीट्यूट टाइम टेकिंग बना दिया। ये एसएलएम मेथड से देके थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम आप लोगों का लग गया। ये नए वाले मशीन का एस्टिमेटेड लाइफ 4 ईयर है, सेल्वेज वैल्यू 1 लाख है, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो सेल्वेज वैल्यू 1 लाख दे दिया। अब WDV तो हमेशा कॉस्ट पे परसेंटेज अप्लाई होता है, सेल्वेज वैल्यू से यहाँ लेना देना नहीं, लेकिन सेल्वेज वैल्यू रियलाइज होगा एट द एंड ऑफ ईयर 4, चौथे साल के एंड में सेल्वेज वैल्यू रियलाइज करना नहीं भूलना। और दूसरी चीज, जब तक कुछ ना बोले, कैपिटल गेन हमेशा सेल्वेज वैल्यू पे निकालनी है। लेकिन क्वेश्चन मजे की बात है, इतना जरूर किया है कि बोला है कैपिटल गेन टैक्स को इग्नोर करिए। ठीक है, कोई बात नहीं। इंक्रीमेंटल सेल, नए मशीन लगाने से इतना इंक्रीमेंटल सेल होगा, कंट्रीब्यूशन 50% है, तो सीधा ही कंट्रीब्यूशन मार्जिन इनटू कर दोगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। फिर फिक्स कॉस्ट घटाओगे, डेप्शन घटाओगे, पीबीटी आएगा, टैक्स घटाओगे, पैट आएगा, पैट में डेप्शन जोड़ दोगे, कैश फ्लो आएगा। ऐसे ही हमने सिखाया है। ठीक, बहुत सारे बच्चे डेप्शन नहीं घटाते, लास्ट में डेप्रिसिएशन टैक्स सील जोड़ देते, ऐसा भी कर सकते हो। लेकिन जो मेथड हम बता रहे हैं उससे ज्यादा आपको आसान पड़ेगा और मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। इंक्रीमेंटल इनडायरेक्ट टैक्स, ये क्या है, फिक्स कॉस्ट ही है, नए मशीन की वजह से लगने वाली एडिशनल फिक्स कॉस्ट, अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट आप बोल सकते हैं, ये रहा। ठीक, अब डेप्शन। उसके बाद वर्किंग कैपिटल, देखो ये अभी लगेगा और ये 1 साल बाद लगेगा। अब वर्किंग कैपिटल भी हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट में दिखानी होती है। कुछ बच्चे इसको इनिशियल इन्वेस्टमेंट में जोड़ेंगे और इसको कैश फ्लो में वहां पे दिखा देंगे एज आउटफ्लो, ऐसा भी कर सकते हैं। मैं क्या करूंगा, तो मैं इसका प्रेजेंट वैल्यू करके और इसमें जोड़ के टोटल नेट वर्किंग कैपिटल आज के डेट में कितना लगेगा एट T0, मतलब प्रेजेंट में, ये करने वाला हूं। ठीक है, आंसर क्या सेम आएगा, 100% सेम आएगा। अब टोटल 5,50,000 वर्किंग कैपिटल है। मजे की बात देखो, लिख रहा है वैल्यू ऑफ वर्किंग कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर 4 विल बी निल। हमने क्या पढ़ा है,
once working capital is employed in a business, it is realized at the end of business. Once working capital is realized from a business, it will be implemented at the end of business. ठीक है, वर्किंग कैपिटल हमेशा ही जब अभी बिजनेस में लगता है तो ज्यादातर केस में रियलाइज होता है। मान लीजिए आपने एक दुकान खोला, दुकान में कैश इन हैंड रखा, इन्वेंट्री रखा, ये एडिशनल वर्किंग कैपिटल है कि नहीं, जो दुकान खोलते टाइम, बिजनेस करते टाइम आपको लगाना पड़ रहा है। लेकिन जिस दिन भी आप दुकान बंद करोगे उस दिन वो कैश इन हैंड तो आपको आएगा ही, प्लस वो इन्वेंट्री जो दुकान में पड़ी रहेगी वो बेचोगे ही, तो वर्किंग कैपिटल जो इनिशियली लगता है वो लास्ट में रियलाइज होता है। पर क्वेश्चन जो बोलते हैं हमें तो वैसे ही सॉल्यूशन करना चाहिए। तो क्वेश्चन ने बोला वर्किंग कैपिटल नील, तो हम मानेंगे वर्किंग कैपिटल रियलाइज नहीं हुआ। लॉजिकली ये संभव नहीं है, वर्किंग कैपिटल को रियलाइज होना चाहिए था। इग्नोर कैपिटल गेन टैक्स, यानी कि सेल्वेज वैल्यू पे कैपिटल गेन टैक्स निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक, पहले वाले पे तो ऐसे भी नहीं निकलता क्योंकि एसएलएम मेथड पे प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आता कुछ भी। दूसरे वाले पे आता क्योंकि डब्ल्यूडीबी मेथड से चार्ज हुआ है डेप्रिसिएशन, पर बोल दिया इग्नोर करिए तो इग्नोर करिए, इग्नोर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 12% रेट है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का, डिस्काउंटिंग रेट, ये रहा फैक्टर। ठीक, चलो आसान है क्वेश्चन। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो मैंने निकाला, 8 लाख अभी देना है और 2 लाख 1 साल बाद प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से किया तो ये प्रेजेंट वैल्यू आ गया। वर्किंग कैपिटल 2.5 लाख अभी देना है और 3 लाख 1 साल बाद, 1 साल बाद की 2 साल बाद देखना, एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 3, 2 साल बाद। ठीक है, तीसरे साल के शुरुआत का मतलब होता है दूसरे साल के अंत में। ठीक, तो ये मैंने इंटू किया और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो यहां पे मैंने निकाला। आप ये वाला कैश फ्लो और ये वाला कैश फ्लो में ही एडजस्ट कर सकते थे, सिर्फ इसको T0 पे जोड़ते और बचा हुआ ये दोनों कैश फ्लो में एडजस्ट करते, सेम आंसर आता, कोई दिक्कत नहीं, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। ठीक है, चलो इंक्रीमेंटल कैश फ्लो देखो, ये रहा अपना इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन। जो भी इंक्रीमेंटल सेल है 50% इंटू करोगे तो ये आएगा, फिक्स कॉस्ट घटाओगे, इंक्रीमेंटल डेप्शन घटाओगे, ये कैसे निकलेगा, तो न्यू वाला डेप्शन कितना है, 10 लाख है ना कॉस्ट, 12 लाख है ना कॉस्ट, उसका 20% ये आया 2,40,000। अब हर एक साल का आप कैसे करोगे, जैसे जैसे एसेट का डेप्शन घट रहा है उसी रेशियो में डेप्रिसिएशन भी घटेगा, एसेट का कॉस्ट घट रहा है, 20-20% हर एक साल एसेट का कॉस्ट घट रहा है तो डेप्रिसिएशन भी 20-20% घटता होगा। लॉजिकली सोचो, पहले साल का 2,40,000 आया, दूसरे साल का इसका 80% ये आएगा, तीसरे साल का जो आया उसका 80% ये आएगा, चौथे साल का जो आया उसका 80%, इंटू 8 0.8 कर दोगे आ जाएगा। ओल्ड मेथड में हमें पता है स्टेट लाइन मेथड से था, हर एक साल सेम डेप्शन था 60,000, ये आया एडिशनल डेप्शन। एडिशनल डेप्शन आप रख दोगे यहाँ पे, पीबीटी आया, टैक्स घटाओगे पैट आया, डेप्शन जोड़ दोगे, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आया। ठीक, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आ गया। अब यहाँ पे इंक्रीमेंटल पोस्ट टैक्स सेल्वेज वैल्यू मैंने लिखा है, और पोस्ट टैक्स नहीं भी लिखता चलता, सेल्वेज वैल्यू लिखता। लास्ट में देखो इसका सेल्वेज वैल्यू तो 1 लाख है, इसका कुछ नहीं है, तो इंक्रीमेंटल कितना है 1 लाख। अब कैसे निकालोगे, यहाँ देखो ये रहा, हर एक साल का कैश फ्लो मैंने ले लिया, साथ ही में लास्ट में जो सेल्वेज वैल्यू आने वाली है इंक्रीमेंटल वो भी मैंने ले लिया, सबका प्रेजेंट वैल्यू किया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो से घटाया, और यहाँ पे जो आया वो क्या आया, एनपीवी। एनपी क्या है, निगेटिव है, तो इसीलिए रिप्लेस करेंगे क्या, डिसीजन क्या लिखोगे, बोलो फटाफट, कि हम रिप्लेसमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, चलो ये था क्वेश्चन। ओवरऑल थ्योरी क्वेश्चन आसान थे, जो बच्चा पढ़ के गया होगा इजीली बनने वाले थ्योरी क्वेश्चन थे, तो थ्योरी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कोई मुश्किल वाली पार्ट थी। कल के लेक्चर में हम लोग कॉस्टिंग का डिटेल सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, जहां पे भी क्वेश्चन मिस्टेक होती है ना, जैसे एक क्वेश्चन हमने देखा लिवरेज का मिस्टेक था, 100% इंस्टीट्यूट आपको मार्क्स देगा, बेफिक्र रहो, प्रोवाइडेड कि आपने वो क्वेश्चन अटेंड किया हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर अटेंड किया है तो वहां पे मार्क्स देगा। कुछ कुछ जगहों पे क्वेश्चन लेंदी था, क्वेश्चन नए ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ जब आते हैं ना तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें आप क्या ब्लेम करोगे इंस्टीट्यूट के साथ। क्वेश्चन लेंदी का था उसमें भी आप कुछ नहीं बोल सकते, ये बोल सकते हो कि क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, इनजस्टिस था, पर जो है सो है, इंस्टीट्यूट तो दे दिया, तो इसलिए हमें उसके बारे में सोच के कोई फायदा नहीं, क्वेश्चन जैसा भी गया डोंट वरी। ठीक, हालांकि जो क्वेश्चन मिस्टेक है उसके लिए मार्क्स मिलना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक, मिलता हूं आप लोगों से अगली कॉस्टिंग के सॉल्यूशन के साथ।